गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे, UIS एकेडमी कोरबा से। जियोग्राफी में एक नया चैप्टर आज अपने को स्टार्ट करना है। आज अपन पढ़ेंगे नदियाँ। बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के लिए डिमांड आ रहा था, तो हमने सोचा पहले इसी पर वीडियो बना लिया जाए, और ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नदियाँ, कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कितनी प्रकार की नदियाँ हैं, उनकी लंबाई कहाँ है, कहाँ से कहाँ बहती हैं, किस ग्लेशियर से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, एवरीथिंग सब कुछ हमको पढ़ना है नदियों पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि भारत में जब अपन नदियाँ पढ़ रहे हैं ना, तो नदियों को पढ़ने में ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा होता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसको ऐसा बोल सकते हो आप, उत्तर साइड की नदियाँ और दक्षिण साइड की नदियाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो इस प्रकार से नदियाँ दो पार्ट्स में डिवाइड करके हमको देखना है। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों को। पहला क्या बताया मैंने? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा मैंने बताया प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ। क्लियर है? तो पहले हम देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो समझेंगे हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी नदियाँ होती हैं? तो एक पहला होता है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा होता है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों को अभी हम देख रहे हैं। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंधु नदी तंत्र, एक होता है गंगा नदी तंत्र, और एक होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो क्या सिर्फ ये तीन नदियां ही हिमालय से निकलती हैं? ऐसा नहीं है। हिमालय से तो बहुत सारी नदियां निकलती हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, लेकिन विशेषकर इसको सिर्फ तीन नदी के रूप में हम क्यों जान रहे हैं? इसका कारण ये है कि जितनी भी नदियां मिलती हैं ये सारी की सारी नदियां आकर के इन्हीं तीन नदियों में मिल जाती हैं। इसलिए मेनली जो नदी है, जो मेन प्रमुख नदी है, वो ये तीन नदी हैं। इनमें आकर के बाकी नदियां मिलती हैं, तो उन नदियों को हम इन नदियों के सहायक नदी के रूप में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हिमालय से निकलने वाली नदियां तीन नदियां, एक सिंधु नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी, और एक गंगा नदी। अब मैंने इसमें लिखा है तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? तो समझेंगे। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, या कोई भी नदी है उसका अपवाह तंत्र किसको कहा जाता है? तो कोई एक मुख्य नदी जब बहुत सारी सहायक नदियों के साथ मिलकर बनती है, ठीक है, मुख्य नदी और बहुत सारी सहायक नदियों से मिलकर जो तंत्र का निर्माण होता है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। क्लियर है? मतलब एक नदी होती है जिसकी बहुत सारी सहायक नदी होती है, तो उसको सम्मिलित रूप से तंत्र कहा जाता है। क्लियर? तो इसी कारण से मैंने कहा सिंधु नदी तंत्र। मतलब क्या समझे? सिंधु नदी तो होगी उसमें, लेकिन उसमें उसकी जो सहायक नदियां हैं जो आकर उसमें मिल रही हैं वो भी पढ़ेंगे हम उसमें। वैसे ही गंगा नदी, तो इसमें सिर्फ गंगा नदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, गंगा नदी के साथ साथ जो भी उसकी सहायक नदी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसको सम्मिलित रूप से हमने कहा गंगा नदी तंत्र या गंगा नदी अपवाह तंत्र। सेम ब्रह्मपुत्र नदी के साथ भी है। तो क्लियर आया इसको तंत्र क्यों कहा जाता है? वेरी गुड। अब अपने को देखना है किसके बारे में? हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। इससे पहले एक चीज मैं बता दूं, जो हिमालय है हमारा, है ना, हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है सबको पता है। हिमालय का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के हमारा अरुणाचल प्रदेश के हिस्सा तक मेनली अपन मानते हैं। ठीक, तो जिस टाइम पर इस क्षेत्र में हिमालय नहीं हुआ करता था, तब क्या हुआ करता था? जब यहाँ हिमालय नहीं हुआ करता था तब यहाँ टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, जो हमारे हिमालय का विस्तार है कुछ इस प्रकार से है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बहता है। ठीक, तो जब ये वाले एरिया में हिमालय नहीं था, हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था, हिमालय का विकास नहीं हुआ था, तब इसी एरिया में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टेथिस सागर होता था। ठीक है, सागर होता था, उसका क्या नाम था? टेथिस सागर होता था। तो जब हिमालय नहीं थी, जब सिर्फ टेथिस सागर था, उस टाइम भी इस क्षेत्र में तीन नदियां बहती थी। कौन कौन सी नदियां बहती थी? तो एक सिंधु नदी, एक सतलज नदी, और एक ब्रह्मपुत्र नदी।
ठीक है। जिस टाइम पे हिमालय का विकास नहीं हुआ था, हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था, तब जहां आज वर्तमान में हिमालय है वहां पर तब टेथिस सागर हुआ करता था। क्लियर है। तो टेथिस सागर जहां पर हुआ करता था वहां पर 3 नदियां प्रवाहित होती थी हिमालय के विकास से पहले। कौन कौन सी नदी? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हिमालय के उत्थान से पूर्व से प्रवाहित हो रही हैं। इसी कारण से इन नदियों को क्या कहा जाता है? इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। क्लियर है। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी, जहां पर अभी वर्तमान में हमारा हिमालय है वहां पर पहले क्या होता था? वहां पर पहले टेथिस सागर होता था। तो जब हिमालय का विकास नहीं हुआ था ना, उस समय भी यहाँ पर 3 नदियां प्रवाहित होती थी, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि ये हिमालय के विकास से पहले वहां प्रवाहित हो रही हैं, इस कारण से इन नदियों को क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। क्लियर। अब देखो हिमालय का विकास हो गया, तो जैसे जैसे हिमालय का विकास हुआ तब ये नदियां कहाँ गई? फिर ये नदियां कहीं नहीं गई। इन नदियों ने ना तो अपना रास्ता बदला, ना ही अपनी दिशा बदली। ठीक है, वो जिस दिशा में बह रही थी उसी दिशा में ही बहती रही और इधर हिमालय का विकास होता ही जा रहा है और ये नदियां अपनी दिशा में बहती जा रही। फिर कैसे होगा? तो समझेंगे, ये जो नदियां हैं जब हिमालय का विकास होने लगा तो ये नदियां अपनी ही दिशा में बह रही हैं, तो ये हिमालय को काट कर अपने लिए रास्ता बनाते हुए बहने लगी। तो हिमालय को काटने की वजह से ये जो नदियां हैं वो बहुत ही गहरी घाटी का निर्माण करने लगी। कुछ इस प्रकार से जिस भी दिशा में ये नदियां बहती थी वहां पे हिमालय आ जाता था, तो उनको हिमालय को काटना पड़ता था, रास्ता बनाना पड़ता था अपने लिए। तो हिमालय को काट काट कर ये नदियां बहती थी, तो जिस भी रास्ते को ये काट कर बहती थी वहां पर से गहरी घाटी का निर्माण हो जाता था, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस घाटी को क्या कहते हैं? तो जो गहरी घाटी का ये निर्माण करते थे उसको गार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्ज। और देख सकते हैं इस घाटी का शेप कैसा है? आई आकार का है। इसी कारण से इन नदियों के द्वारा जो गहरी घाटी बनाई जाती थी उसको आई आकार की घाटी भी कहा जाता था। क्लियर है। पहाड़ों को काटने के कारण इनकी जो घाटियां हैं वो गहरी होती थी और उन गहरी घाटियों को क्या कहा जाता था? गार्ज कहा जाता था। इनका शेप आई आकार का होता था, इस कारण से इस गार्ज को आई आकार की घाटी भी कहा जाता था। क्लियर है। कौन कौन सी नदी मैंने बताया? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। यही 3 नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। क्लियर है। ये जो तीनों नदियां है ना, तीनों की तीनों ही नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं। गार्ज का निर्माण करती हैं मतलब सिंधु नदी अपना एक अलग से गार्ज का निर्माण करती हैं, सतलज नदी अपना गार्ज का निर्माण करती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी अपने गार्ज का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी लद्दाख में या बोलूँ कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, अभी तो जम्मू कश्मीर नहीं जाती वो, तो इस कारण से आप लद्दाख याद रख सकते हैं। तो जो सिंधु नदी है वो लद्दाख में एक गार्ज का निर्माण करती है, मतलब एक घाटी का निर्माण करती है, तो सिंधु नदी पर ये बनता है। दूसरी नदी सतलज नदी, ये जो है सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, मतलब सतलज नदी के द्वारा जो गार्ज का निर्माण होता है उस गार्ज का क्या नाम है? उसको सिपकिला गार्ज कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में करती हैं ये। ठीक है। और तीसरे नंबर पर मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी एक गार्ज का निर्माण करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो गार्ज का निर्माण होता है उसको दिहांग गार्ज कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से तीनों ही जो नदी हैं वो गार्ज का निर्माण करती है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, कोई भी एक गार्ज का नाम उठाकर दे देगा, जैसे कि दिहांग गार्ज का निर्माण किस नदी के द्वारा और कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा दिहांग गार्ज का जो निर्माण है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। तो ये जो तीनों नदियां हैं पूर्ववर्ती नदियां हैं, पहला पॉइंट, तीनों ही नदियां अलग अलग जगह पर गार्ज का निर्माण करती हैं, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो ये तीनों नदियां हैं, तीनों की ही तीनों नदियां इंटरनेशनल नदी है। इंटरनेशनल नदी है मतलब सिर्फ भारत में नहीं प्रवाहित होती हैं, प्रत्येक नदी 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है। क्लियर है। जैसे समझेंगे, देखो जैसे कि ये हमारी सिंधु नदी है, ये इस प्रकार से बह रही है, आप देख सकते हैं तिब्बत से निकल रही है, भारत में प्रवाहित हो रही है और पाकिस्तान में बह रही है। 3 देश हो गया, तिब्बत में निकल रही है मतलब तिब्बत में भी तो प्रवाहित होगी, उसके बाद फिर भारत आ रही है, भारत में प्रवाहित होगी, उसके बाद फिर ये आ जाएगा पाकिस्तान। तो इस प्रकार से जो सिंधु नदी है वो 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, इस कारण से इसको इंटरनेशनल
नदी कहा जाता है। क्लियर है। एक नदी सतलज नदी, ये जो नदी दिख रही है नीचे आपको, ये सतलज नदी है हमारी। इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है, भारत में बह रही है और पाकिस्तान में जा रही है। तो इस प्रकार से ये भी 3 देशों से होकर गुजरी। वैसे ही सेम ब्रह्मपुत्र नदी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, भारत में बहती है, पूर्वोत्तर राज्य में बहती है ना, वो भारत का ही हिस्सा है, तो भारत में बहती है और जाकर के नीचे बांग्लादेश में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो तीनों नदियां हैं वो 3 देशों से होकर के बहती है, इसी कारण से इनको इंटरनेशनल नदी कहा जाता है। क्लियर है। तो पूर्ववर्ती नदियां हमने समझा। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, जो हिमालय से निकलने वाला अपवाह तंत्र है, नदियां हैं, उनके बारे में हमको जानना है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। एक सिंधु नदी अपवाह तंत्र, एक गंगा नदी अपवाह तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। क्लियर है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में अपन सिंधु नदी अपवाह तंत्र को कवर करेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र और समझेंगे चीजों को। सबसे पहले तो मैंने बताया सिंधु नदी अपवाह तंत्र, तो नाम से ही क्लियर है सिंधु नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी होगी? सिंधु नदी अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो होगी सिंधु नदी। ठीक, तो जो ये सिंधु नदी दिख रही है, ये वाली जो नदी है ये सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी सिंधु अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। अपवाह तंत्र कैसे बनाइए? जब इससे आकर के नदियां मिलने लगी, तो सिंधु नदी के दाईं तरफ से भी कुछ नदी आकर के इनसे मिलती है और बाईं तरफ से भी कुछ नदी आकर के इससे मिलती है। इस प्रकार से ये एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो वही हमको देखना है कि सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी बाएं तरफ से आकर के मिल रही है और दाएं तरफ से आकर के मिल रही है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाएं तरफ की नदियों के बारे में, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु अपवाह तंत्र में 5 सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, जिसको सम्मिलित रूप से पंचनद कहा जाता है। ठीक, जो कि बाईं ओर से जाकर के मिल रही हैं। सिंधु नदी तंत्र में 5 इसकी सहायक नदी हैं, जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है, जिसको क्या कहा जाता है? पंचनद कहा जाता है सम्मिलित रूप से, और वो बाएं तरफ से मतलब नीचे से आकर के मिल रही है। कौन कौन सी नदी है ये? तो एक इस टाइप से ट्रिक से याद रखेंगे, झे ची रा ब्यास, झे ची रा ब्यास, ऐसे करके याद रखना है। ये क्रम से है, बिल्कुल क्रम से है, नदियों का क्रम है ये, कि सिंधु नदी के बाद कौन सी नदी बहती है, उसके बाद कौन सी नदी बहती है, उसके बाद कौन सी नदी बहती है, ये क्रम से है। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है, झे ची रा ब्यास। ठीक, झे ची रा ब्यास। झे से झेलम, ची से चिनाव, रा से रावी, ब्या से ब्यास और स से हो गया सतलज। तो इस प्रकार से 5 नदी हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाती हैं। क्लियर है। अब समझेंगे जो सिंधु नदी की सहायक नदी हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार से 5 नदियों को सिंधु की प्रमुख सहायक नदी के रूप में जाना जाता है और इन 5 नदियों को सम्मिलित रूप से पंचनद कहा जाता है। अब मैपिंग के थ्रू समझेंगे। ये जो ऊपर में नदी बह रही है, सबसे ऊपर वाली जो नदी है वो सिंधु नदी है, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद फिर क्या बताई? झेलम, झे ची रा ब्यास। तो सबसे पहले झे से आएगा हमारा झेलम। तो दूसरे नंबर पे जो नदी दिख रही है इसको झेलम नदी कहा जाता है। क्लियर है। दूसरे नंबर पे जो नदी बह रही है ये झेलम नदी है। तीसरे नंबर पर जो नदी बह रही है वो चिनाब नदी है। ये वाली जो नदी दिख रही है ये रावी नदी है और ये वाली जो नदी दिख रही है ये ब्यास नदी है और जो नीचे की नदी दिख रही है आपको ये सतलज नदी है। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो सिंधु नदी के बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी मिल रही है आपने देख लिया। सिंधु नदी सबसे पहले कहाँ से निकलती है ये आपको समझना है। जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसको कहा जाता है बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, वहां से निकलती है सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक बोखरचू नामक ग्लेशियर है, वहां से ये मानसरोवर झील आपको दिख रहा है, यहाँ पर बोखरचू नामक ग्लेशियर है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। फिर उसके बाद सिंधु नदी जब वहां से निकलेगी फिर क्या होगा? भारत में कैसे प्रवेश करेगी? तो आपको याद होगा जब मैं हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में आपको बता रही थी तो यहाँ पर लद्दाख पर्वत श्रेणी था।
ठीक, और यहाँ पर जास्कर पर्वत श्रेणी था। तो जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचू नामक ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से प्रवाहित होते हुए वो भारत में प्रवेश करती है। ध्यान रखेंगे सिंधु नदी कौन कौन से पर्वत श्रेणी से प्रवेश करती है, तो लद्दाख और जास्कर ये दो पर्वत श्रेणी है जिसके बीच से क्रॉस करती है। ठीक, तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलेगी, लद्दाख और जास्कर के बीच से क्रॉस करते हुए ये लद्दाख में एंटर करती है। क्लियर, लद्दाख में एंटर करने के बाद क्या करेगी, लद्दाख में एंटर करती है और लद्दाख में बहते हुए ये गिलगिट के पास, यहाँ पर एक जगह है जिसको गिलगिट कहा जाता है। ठीक, गिलगिट के पास एक गार्ज का निर्माण करती है कुछ इस प्रकार से, मतलब एक घाटी का निर्माण करती है। घाटी का निर्माण को गार्ज मैंने बताया, घाटी गहरी घाटी हुई क्या कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है। तो गिलगिट के समीप एक सिंधु गार्ज का निर्माण करती है और उसी सिंधु गार्ज में वो प्रवेश करती है। क्लियर हुआ, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलेगी, लद्दाख जास्कर के बीच से बहते हुए लद्दाख में प्रवेश करेगी और लद्दाख में प्रवेश करते हुए गिलगिट के पास एक सिंधु गार्ज का निर्माण करेगी और सिंधु गार्ज से फिर वो एंटर करके सीधे दक्षिण दिशा की ओर बह जाएगी और पाकिस्तान में चली जाएगी। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। सिंधु नदी जब लद्दाख में प्रवेश करती है तो लद्दाख में एक जगह है, ठीक है, जिसे जनपद भी कहा जाता है, लेह, उसमें से होकर प्रवाहित होते। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लेह किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो लेह है वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से इसी प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सिंधु नदी का क्लियर हो गया, इतना आपको याद रखना है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलेगी, जास्कर और लद्दाख के बीच से बहते हुए लद्दाख में एंटर करेगी और जस्ट लद्दाख में एंटर करेगी तो लद्दाख के दक्षिण में एक लेह नामक जगह बसा हुआ है जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर लद्दाख में बहते हुए गिलगिट के पास सिंधु गार्ज का निर्माण करेगी और उसमें से फिर एंटर करके सीधे दक्षिण की ओर बहेगी और पाकिस्तान में जाकर के बहने लगती है। इस प्रकार से सिंधु नदी हो गया। जो सिंधु नदी है उस पर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु नदी पर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, एक को बोला जाता है निम्बोबाज को, ठीक है, निम्बोबाज को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और दूसरा है चुटकी, यह भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। क्लियर। दूसरे नंबर पर मैंने बताया झेलम नदी। जो झेलम नदी है वो सिंधु नदी में जाकर नहीं मिलती है, याद रखना है। जो झेलम नदी है वो डायरेक्ट सिंधु में जाकर नहीं मिलती, जो झेलम नदी है वो जाकर के चिनाब नदी में बहती है। इन 5 नदियों में सिर्फ एक चिनाब नदी ही है जो जाकर के सिंधु नदी में डायरेक्ट मिलती है, बाकी जो नदियां हैं वो एक दूसरे में जाकर के टच हो जाती है। मोस्टली नदियां चिनाब नदी में ही जाकर के मिलती हैं। क्लियर है। तो अभी फिलहाल झेलम नदी के बारे में देख रहे हैं। झेलम नदी यह कहाँ से निकलती है, तो झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसको कहा जाता है बैरीनाग, ठीक है। बैरीनाग के पास शेषनाग नामक झील है, उसी झील से झेलम नदी निकलती है। जम्मू कश्मीर में बैरीनाग नामक जगह है, वहाँ पर शेषनाग झील है, उसी शेषनाग झील से ये जो झेलम नदी है वो निकलती है और फिर जम्मू कश्मीर में बहते हुए लास्ट में आकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। क्लियर है। वो जाकर सिंधु नदी में नहीं मिलती है, कहाँ मिलती है, वो आकर के चिनाब नदी में मिलती है। याद रखना है आपको। जो झेलम नदी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में बह रही, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बह रही है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी बह रही है। ठीक, तो श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। देखो जो हमने 5 नदी अभी देखा ना, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, उसमें से जो 2 नदियां हैं वो मानसरोवर झील से निकलती हैं। कौन कौन सी नदी, एक तो सिंधु नदी स्वयं और एक सतलज नदी। ये दोनों की दोनों नदियां मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। ठीक, एक नदी मात्र झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर से निकल रही है। ठीक, बाकी बचे 3 नदियां, तो जो लास्ट की 3 नदियां हैं वो तीनों के ही तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इतना आपके माइंड में पहले सेट कर लो आप। क्लियर। सिंधु नदी और सतलज नदी 2 नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। सिर्फ एक नदी है जिसको झेलम नदी कहा जाता है जो कि जम्मू कश्मीर से निकल रही है, और बचे 3, तो तीनों के तीनों ही नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। क्लियर है। अब किस प्रकार से ये वर्क करती देखते हैं। तो जो झेलम नदी है वो शेषनाग झील से निकलती हैं और बहते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में बहती है, पूरे कश्मीर घाटी में ये बहती है। ठीक, कश्मीर घाटी में बहती है और झेलम नदी के तट पर ही श्रीनगर बसा हुआ है। तो शेषनाग झील से निकलकर जब ये बहते बहते कश्मीर घाटी को क्रॉस करके आती है, तब
ये जो है उलट झील में जाकर के मिल जाती है। शेषनाग झील से निकल रही है झेलम नदी, जाकर के उलट झील में मिल जाती है। उलट झील कहाँ है? श्रीनगर में है ना। डल झील, उलट झील सब हमने पढ़ रखा है पहले ही। तो उलट झील में जाकर के मिल जाती है। उलट झील से जब वो निकलती है तो कुछ दूरी तक ये भारत और पाकिस्तान की सीमा में भी बहती है। कुछ दूरी तक ये भारत और पाकिस्तान की सीमा में बहती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा में बहने के बाद फिर वो जाकर के सीधे चिनाब नदी में मिल जाती है और चिनाब नदी के बाद वो पाकिस्तान चली जाती है। क्लियर है? अब देखो जो झेलम नदी वो मैंने बताया कश्मीर घाटी में बहती है। तो जो कश्मीर घाटी है ना वो एक समतल मैदान है। कश्मीर घाटी कैसी है? एक समतल मैदान है। अब ये चीज समझना, अगर कोई नदी पर्वत से गिर रही है, कोई ऊंचा पर्वत है, वहां से कोई नदी गिर रही है, तो नदी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसमें गतिज ऊर्जा बहुत होती है क्योंकि उसमें स्पीड बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई नदी कश्मीर घाटी कोई समतल मैदान में बह रही है तो उनकी गति कम होगी, एकदम स्वाभाविक सी बात है। तो जब ये झेलम नदी कश्मीर घाट में प्रवाहित होती है तो कश्मीर घाट कैसा है? एक समतल मैदान है। तो यहाँ पर क्या होता है? नदियों की गति कम हो जाती है। तो समतल मैदान में बहने के कारण ये नदी क्या करती है? विसर्पण करती है। झेलम नदी क्या करती है? विसर्पण करती है। विसर्पण मतलब क्या होता है? जैसे सर्प गति करता है ना, वैसे ही जब ये नदी गति करने लगती है उसको विसर्पण कहना कहते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि आप खुद सोचेंगे समतल मैदान पर जब कोई नदी बह रही है तो कैसे बहेगी वो? समतल मैदान पर जब कोई नदी बहेगी तो उसकी गति तो ऑलरेडी कम हो जाती है, तो क्या करने लगती है? एक सर्प के जैसे गति करने लगती है, जिसको विसर्पण करना कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिमालय से निकलने वाली वो नदी कौन सी है जो विसर्पण करती है, तो आपको याद रखना है हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी है कौन सी? झेलम, जो कि विसर्पण करती है। क्यों करती है? समझ आ गया, क्योंकि ये कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है और कश्मीर घाटी कैसा है? समतल मैदान है, तो वहां पर इनकी गति में कमी आ जाती है। इस कारण से ये नदी जो है सर्प की भांति गति करने लगती है, मतलब विसर्पण करने लगती है। क्लियर है? झेलम नदी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो जो चिनाब नदी है वो बारालाचा दर्रा से निकलती है। क्लियर है? चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो जो चिनाब नदी है वो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद फिर बहते हुए सिर्फ एकमात्र चिनाब नदी है जो जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है। क्लियर? बाकी कोई भी नदी डायरेक्ट जाकर के सिंधु नदी में नहीं मिलती है, याद रखेंगे। इससे पहले मैंने बताया था झेलम नदी, जो झेलम नदी है वह भी जाकर के चिनाब नदी में ही मिलती है, लेकिन सिर्फ एक चिनाब नदी है वो जो सीधे जाकर के सिंधु नदी में मिलती है। झेलम नदी पर भी 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं? तो एक है तुलबुल और एक है किशन गंगा। क्लियर है? ऊपर सिंधु नदी में मैंने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बताया आपको। कौन कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था? एक था निम्बोबाचको और एक था चुटकी। वैसे ही झेलम नदी पर भी 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कौन कौन सा? एक तुलबुल और एक किशन गंगा। फिर नीचे आएंगे जब हम चिनाब नदी की तरफ, तो मैंने बताया हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से ये निकलती है। चिनाब नदी पर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। कौन कौन से? एक बगलिहार, दूसरा दुलहस्ती और तीसरा है सलाल। इस प्रकार से चिनाब नदी पर भी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। क्लियर है? अब आगे देखेंगे रावी नदी। तो समझेंगे जो रावी नदी है और ब्यास, ये दोनों ही नदी कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रा से निकलती है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी और प्यास नदी दोनों ही हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। क्लियर होना चाहिए आपको। और जो रावी नदी है ये रोहतांग दर्रा से निकलकर चिनाब में मिलेगी, लेकिन जो ब्यास है वो रोहतांग दर्रा से निकल करके सतलज नदी में मिलती है। क्लियर? दोनों ही आपको याद रखना। ब्यास नदी किससे मिल रही है? सतलज में। लेकिन रावी नदी किससे जाकर मिल रही है? चिनाब में। अब समझेंगे जो रावी नदी है उस पर एक डैम है जिसको क्या कहा जाता है? थीन डैम। थीन डैम को ही रणजीत सागर डैम भी कहा जाता है जो कि पंजाब में स्थित है। क्लियर? तो थीन डैम कहाँ है? क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो थीन डैम है जिसको रणजीत सागर डैम कहा जाता है पंजाब में है और किस नदी पर है? रावी नदी पर है। क्लियर? उसके बाद फिर देखते हैं ब्यास नदी के बारे में। जो ब्यास नदी है उसमें पोंग बांध है। पोंग बांध कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास नदी पर है लेकिन पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। लेकिन थीन
जो डैम हमने देखा वो कहाँ है, वो पंजाब में है, और वही पोंग बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। थीन डैम कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है, लेकिन जो पोंग बांध है वो कौन सी नदी पर है, ब्यास नदी पर है। ठीक, दोनों ही रोहतांग दर्रा से निकल रहा है, लेकिन मिल अलग अलग जगह है। जो रावी नदी है वो चिनाब में जाकर मिल रही है, वही जो सतलज नदी में जाकर के ब्यास मिल रहा है। क्लियर। अब समझेंगे, ब्यास नदी जैसे ही रोहतांग दर्रा से निकलती है तो सबसे पहले तो उसमें ब्यास नदी पर एक पोंग बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। जैसे ही वो रोहतांग दर्रा से निकलती है तो वो पंजाब में, ठीक है, एक जगह है कपूरथला, कपूरथला के पास एक जगह है हरी के नामक स्थान। ठीक है, हरी के नामक स्थान पर, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहे हैं ये हरी के नामक स्थान है, यहाँ पर आकर ये सतलज नदी से मिल जाती है। रोहतांग दर्रा से निकलेगा, उसके बाद फिर रोहतांग दर्रा से निकल करके जो ब्यास नदी है वो सीधे आकर सतलज नदी में मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है, तो पंजाब में एक जगह है कपूरथला, वहीं पर हरी के नामक स्थान है, वहां पर आकर ये सतलज नदी से मिल जाती है। और जहां पर सतलज नदी और ब्यास नदी मिल रहे हैं वहां पर एक बैराज बनाया गया है, उसको क्या कहा जाता है, हरी के बैराज कहा जाता है। क्लियर है, इसी हरी के बैराज से नहर निकाला गया है जिसके माध्यम से राजस्थान वालों को सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि मैंने बताया था वहां बारिश की बहुत समस्या होती है, सूखा राज्य माना जाता है, तो सिंचाई की सुविधा वहां प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ से एक नहर निकाला गया है जिसके माध्यम से राजस्थान में क्या किया जाता है, सिंचाई की सुविधा दी जाती है। एक पॉइंट और याद रखना है आपको ब्यास नदी को लेकर के कि सिंधु नदी और उसकी जितनी भी हमने सहायक नदी देखा उसमें सिर्फ एकमात्र ब्यास नदी है जो अपना पानी पाकिस्तान में नहीं देती है। आप देख सकते हैं ब्यास नदी यहाँ से निकल रही है लेकिन ये पंजाब में ही सतलज नदी से मिल जा रही है, बाहर नहीं जा रही है भारत से। ठीक, तो सिंधु की सहायक नदी या सिंधु अपोहा तंत्र की ऐसी नदी कौन सी है जो पाकिस्तान को अपना पानी नहीं देता, ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है वह ब्यास नदी है जो कि अपना पानी पाकिस्तान को नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये तो सतलज में आकर मिल जा रही है, कहाँ पे, हरी के नामक स्थान पर। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमारा ब्यास नदी भी क्लियर होता है। ब्यास नदी पर कौन सा डैम है, पोंग बांध है। क्लियर। अब आगे देखते हैं सतलज नदी। देख सकते हैं आप सतलज नदी कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील से निकल रही है। मानसरोवर झील के पास ही एक राकसताल नामक जगह है, वहां से नदी निकलती है। ठीक, तो मानसरोवर झील से निकल करके सतलज नदी सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर हमारा सिपकिला दर्रा है ना, सिपकिला दर्रा के पास से ही जो सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आपको याद रखना है इस चीज़ को, जो मानसरोवर झील से पहले सतलज नदी निकलेगी, सिपकिला दर्रा से होते हुए वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, उसके बाद फिर पंजाब में बहते हुए जा करके वो भी चिनाब नदी में मिल जाती है। क्लियर। तो सतलज नदी भी किसमें मिल रही है, चिनाब में जा करके मिल रही है। अब समझेंगे जो सतलज नदी है वो दो राज्यों में बहती है, एक तो हिमाचल प्रदेश में बहती है और एक पंजाब में भी बहती है, उसके बाद ही जाकर वो चिनाब में मिलती है। सतलज नदी पर भी कुछ डैम्स हैं। कौन कौन से डैम है, सबसे पहले तो सतलज नदी भी एक क्या का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है, जिसको क्या कहा जाता है, शिपकिला गार्ज कहा जाता है। सिपकिला दर्रा से प्रवाहित हो रहा है वो अलग है, एक सिपकिला गार्ज अलग है, मतलब एक घाटी का निर्माण कर रही है, उसको भी सिपकिला घाटी कहा जाता है। तो ये सतलज नदी निर्माण कर रही है, हिमाचल प्रदेश में ही निर्माण कर रही है। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। अब समझेंगे सिपकिला नदी पर, सिपकिला दर्रे के पास सतलज नदी पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी बांध है। सबसे पहले क्या है, नाथपा झाकड़ी बांध, ये दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश में ही एक डैम और है जिसको कोल डैम कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो पंजाब की सीमा के पास एक डैम है जिसको भाखड़ा डैम कहा जाता है। उससे आगे बढ़ेंगे तो नांगल डैम है और उससे भी आगे बढ़ेंगे तो हरी का बैराज है, जहाँ पर क्या होता है, सतलज नदी और ब्यास नदी का संगम है, जहाँ पर हरी के बैराज बना हुआ है, वहाँ से नहर निकाली गई है जहाँ राजस्थान को पानी भेजी जाती है। तो इस प्रकार से हमारी सतलज नदी लास्ट में आकर चिनाब में मिल जाता है और चिनाब नदी जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर पांचों नदियों को पानी को लेकर के जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान के मिठान कोट में जाकर के अपना पानी
पानी छोड़ देती है। तो इस प्रकार से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी प्लस उन नदियों पर कहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, कहाँ पर बांध बना हुआ है, ये सब हमने क्लियर कर लिया। अब समझेंगे भारत में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो टॉप 6 नदियों का नाम अपन देखने वाले हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी नदी है, उसके बाद कौन सी नदी है, ऐसा करके टॉप 6 नदियों का नाम हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे, पूरे नदियों की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ हिमालय की नहीं, प्रायद्वीप की ही नहीं, पूरे भारत में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसके बाद कौन सी नदी है, ऐसा करके टॉप 6 नदियों का नाम हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद दूसरे नंबर पर सिंधु नदी, तीसरे नंबर पर गंगा नदी, चौथे नंबर पर सतलज नदी, पांचवें नंबर पर गोदावरी नदी और छठवें नंबर पर है यमुना नदी। तो इस प्रकार से ये टॉप 6 नदियों के नाम हैं लंबाई के अनुसार कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कितनी है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है हमारी गंगा नदी, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, ऐसे याद रख सकते हैं आप। उसके बाद फिर सतलज नदी है, सतलज नदी की लंबाई कितनी है, तो सतलज नदी की लंबाई है 1500 किलोमीटर। फिर है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। समझेंगे, जो गोदावरी नदी है सभी नदियों के साथ अगर हम मैच करते हैं तो 5वें नंबर की सबसे लंबी नदी है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है अगर पूछा जाता है, पूरे भारत में तो ये 5वें नंबर पर है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ दक्षिण भारत पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। उसके बाद फिर यमुना नदी, जो यमुना नदी है वो गोदावरी से छोटी है, गंगा की सहायक नदी है लेकिन गोदावरी से छोटी है। इसकी लंबाई कितनी है, ये है 1385 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये टॉप 6 नदियों का नाम है जो कि लंबाई के अनुसार मैंने आपको बताया। इस प्रकार से हमारा सिंधु घाटी कंप्लीट होता है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है करना चाहिए। इसी श्रेणी में पहले तो अपन हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं उनको क्लियर करेंगे। सिंधु नदी अपवाह तंत्र हमारे यहाँ पर खत्म हो जाता है, जिसमें हमने सिंधु नदी के बारे में तो देखा, इसके साथ साथ इनकी जो सहायक नदी हैं वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जा करके मिलती हैं, इनमें कौन कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, कौन कौन सा बांध बना हुआ है, प्लस इनकी लंबाई, ये सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अभी जो मैंने सहायक नदी बताया वो जितनी भी नदी है वो बाईं ओर से, आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी है ना, बाईं ओर से जो नदी मिल रही हैं उनके बारे में हमने क्लियर किया। कुछ नदी हैं जो दक्षिण से भी आकर के सिंधु नदी से मिलती है, मतलब ऊपर साइड से भी आकर के सिंधु नदी से मिलती है। कौन कौन सी नदी है, तो एक तो हमारा श्योक नदी आपको याद रखना है, श्योक नदी, काबुल नदी, ठीक है, कुर्रम नदी और गोमल नदी। ये 4 नदियां हैं जो ऊपर से आकर के सिंधु नदी से मिलती है। नीचे से आकर कौन कौन सी नदी मिलती है ये तो हमने देख लिया। ऊपर से आकर जो मिलने वाली नदियां उनका सिर्फ आप नाम याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ नाम के अनुसार ही दे देगा। इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।